हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सारणिक का हल निकालना और कोफैक्टर और माइनर की अवधारणा तथा सारणिक की मूल विशेषताओं का अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स का प्रतिलोम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में युगपत समीकरणों को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में, आगत निर्गत विश्लेषण, इनपुट आउटपुट एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे लिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को जानना जरूरी है। विद्यार्थियों, यदि सामान्य बीज गणित में यदि x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, यानी x और y का जो प्रोडक्ट है वह 1 है, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई y। और हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पर x y का प्रतिलोम है, y का इन्वर्स है। या हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि x नॉन जीरो है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर x तथा उसके प्रतिलोम का गुणा 1 के बराबर है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसी प्रकार किसी A मैट्रिक्स के प्रतिलोम, जिसको हम A-1 से सूचित करते हैं, को आपस में यदि हम गुणा करें तो वह I के बराबर होगा। यहाँ पर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, तत्समक मैट्रिक्स है। आप इस फॉर्मूले को देखिए, A इंटू इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, हम जब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो उस इन्वर्स को उसकी मूल मैट्रिक्स से यदि हम गुणा करते हैं तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो ये हम किसी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालते हैं तो वो इन्वर्स हमने सही निकाला है या नहीं, इसको उसकी शुद्धता को जांचने के लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। तो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है, प्रतिलोम है, उसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स जिसका हम इन्वर्स लेना है वह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का या वर्ग मैट्रिक्स का ही प्रतिलोम लिया जा सकता है, और दूसरा उन्हीं मैट्रिक्स का प्रतिलोम का अस्तित्व होता है जिनका सारणिक मूल्य 0 नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी मैट्रिक्स का यदि उसका सारणिक वैल्यू 0 है तो वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका प्रतिलोम संभव नहीं है। तो जब हम मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वह नॉन जीरो होना चाहिए और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हम इसके बात करते हैं कि मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करने के कौन कौन से चरण हैं, स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें किसी मैट्रिक्स का जिसका हमें प्रतिलोम निकालना है, सबसे पहले उसका सारणिक मूल्य निकालना चाहिए और हमें यह चेक करना चाहिए कि जो सारणिक वैल्यू है वह नॉन जीरो हो, तभी उस मैट्रिक्स का प्रतिलोम संभव होता है। फिर अगला चरण है प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए, जिस मैट्रिक्स का हम प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं यानी वह A मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स से नया मैट्रिक्स बनाया जाएगा, जिसका मतलब है कि A मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव
मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम AIJ से सूचित करते हैं, तो मैट्रिक्स A मैट्रिक्स जो है उसमें हम AIJ की जगह CIJ यानी उसका कोफैक्टर सब्स्टिट्यूट करते हैं। यानी A मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के एलिमेंट की जगह कोफैक्टर सब्स्टिट्यूट करके नया मैट्रिक्स बनाया जाता है। तीसरा चरण है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A। यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसको एडजॉइंट ऑफ A बोलते हैं। यानी जो हमारा कोफैक्टर है जिसको हम CIJ से व्यक्त करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा जो रो है वह कॉलम में परिवर्तित हो जाएंगे और कॉलम रो में परिवर्तित हो जाएंगे। चौथा चरण है प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A के प्रत्येक अवयव को हम सारणिक के मूल्य से भाग देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A मैट्रिक्स। आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें कि हम इस तरह से इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो विद्यार्थियों, ये किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए विभिन्न चरण हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, और ये उदाहरण आपको दिया हुआ है जिसमें A मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है। A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, मैं पहली रो बोल रही हूँ। पहली रो है 1 2 3, सेकंड रो है 1 3 4 और तीसरी रो है 1 4 3। अब इस मैट्रिक्स का हमें प्रतिलोम निकालना है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। और यदि आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो -2 आएगा आपका। आप इसको सॉल्व करें तो -2 डिटर्मिनेंट वैल्यू आया है, जिसका मतलब है यह नॉन जीरो है। यानी जो मैट्रिक्स है वह सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, इसका प्रतिलोम संभव है। अब हम इस A मैट्रिक्स की जगह नई मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे A मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है A11 जो है वो 1 है। इस 1 की जगह इसका कोफैक्टर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और मैं यहाँ पर ये गोला कर रही हूँ। 1 की जगह इसका कोफैक्टर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 की रो को एलिमिनेट कर देंगे, 1 के कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके एलिमेंट्स बच जाएंगे 3 4 4 3। यानी इस प्रकार ये आ जाएंगे, और ये हम 1 की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी प्रकार अगला एलिमेंट 2 है, 2 की जगह उसका कोफैक्टर सब्स्टिट्यूट करेंगे। और आप यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते समय बीजगणितीय चिन्ह का आवश्यक रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जो हम ये कोफैक्टर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके आगे प्लस या माइनस का जो हम निशान लगा रहे हैं उसका नियम यह है कि यदि CIJ में I प्लस J रो और कॉलम उनकी जो संख्या है, उनका किसी एलिमेंट का जो रो नंबर और उसका जो कॉलम नंबर है उनका जोड़ यदि सम संख्या है, जैसे 2 4, तो प्लस का निशान आएगा, और यदि वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो वहाँ माइनस का निशान या चिन्ह आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो A मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट ये जो 2 दिखाई दे रहा है, इसकी जगह हमने जो कोफैक्टर सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पर आप देखिए 1 4 1 3, उसके आगे मैंने माइनस का निशान लगाया हुआ है। तो इस प्रकार बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान रखते हुए A मैट्रिक्स की जगह उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके अगले स्टेप में इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई मैंने कर लिया है। आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये पहला एलिमेंट है, जैसे इसके एलिमेंट हैं, पहली रो है 3 4 4 3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 8। तो इसका इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह
आएगी 9 माइनस 16, 9 माइनस 16, 3 3 9 माइनस 4 इंटू 4 16, तो ये 7 आएगी। तो इसी प्रकार आप हर एलिमेंट को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए जिसको हम कहते हैं, यानी जो हमारा ये मैट्रिक्स है को फैक्टर मैट्रिक्स, उसमें रो को कॉलम में बदल दिया है और कॉलम को रो बना दिया गया है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। फिर इस एडजॉइंट ऑफ ए में जो मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स है उसका जो सारणिक वैल्यू है उसका हमने भाग दे दिया है, और सारणिक वैल्यू -2 है, तो उसका भाग देने के पश्चात आपका इन्वर्स ऑफ ए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलकर आप मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स लेकर निरंतर इसकी प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से सारे स्टेप्स याद रख सकते हैं और अपना सवाल हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जो मैट्रिक्स का प्रतिलोम है हम उसका प्रयोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने में भी मैट्रिक्स के प्रतिलोम का प्रयोग करते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ लिया हुआ है कि किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व फॉर x एंड y, और क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और 4x + 2y = 10। आप इन युगपत समीकरणों को सॉल्व करना है। जब हमारे पास केवल 2 समीकरण हैं, 2 वेरिएबल हैं, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबल्स की संख्या अधिक होती जाती है तो युगपत समीकरणों को सॉल्व करना कठिन हो जाता है। तो हम मैट्रिक्स के प्रतिलोम का प्रयोग करके हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इन युगपत समीकरणों को सॉल्व करने के लिए इन दिए गए समीकरणों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे। तो इनका ये जो समीकरण हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी एक मैट्रिक्स बन गई, एक वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बन गई, और एक 7 और 10 है जो कांस्टेंट्स हैं इनकी मैट्रिक्स बन गई। तो हम जो इक्वेशंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स को हम a से सूचित कर रहे हैं, वेरिएबल्स को x से सूचित कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स को h से सूचित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इस समीकरण प्रणाली को हम केवल शॉर्ट फॉर्म में ax = h के रूप में रख सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें जब x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इस रूप में रख सकते हैं, x = इन्वर्स ऑफ a इंटू h। ये आपके लिए सूत्र है वेरिएबल्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पर केवल ah गुणा ही ज्ञात किया जा सकता है, ha नहीं। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं x = इन्वर्स ऑफ a इंटू h, हम यही काम में लेंगे। हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते x = h इंटू इन्वर्स ऑफ a, क्योंकि हम ah ज्ञात कर सकते हैं, ha ज्ञात नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, मैट्रिसेस के डायमेंशंस को चेक करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गुणा, जब मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो ah ही डिफाइंड है, ha डिफाइंड नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको पहले मैट्रिक्स पढ़ाते समय बता चुकी हूँ कि हम जब गुणा विधि का प्रयोग मैट्रिक्स में करते हैं या 2 मैट्रिक्स का आपस में गुणा करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स डिफाइंड है या नहीं गुणा के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास A मैट्रिक्स दी हुई है, हमारे पास X मैट्रिक्स दी हुई है और H मैट्रिक्स दी हुई है। हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है।
तो हम इस प्रतिलोम विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है, ये ए है, इसका इन्वर्स ऑफ ए निकाला हुआ है क्योंकि हम इन्वर्स ऑफ ए या मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना सीख चुके हैं। तो उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए निकालने के पश्चात उसको एच से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा, जो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 और 1 है हमारे पास वैल्यूज एलिमेंट्स, यानी ये जो मैट्रिक है 2 इंटू 1 इसका डायमेंशन है। तो इसलिए यहाँ पर जो x है वह 2 के बराबर होगा और y 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम मैट्रिक्स के प्रतिलोम का प्रयोग करके हम रैखिक समीकरणों को, युगपत समीकरणों को हल कर सकते हैं। हालांकि जब हमारे पास केवल 2 ही वेरिएबल हैं, 2 ही समीकरण हैं, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब वेरिएबल्स की संख्या अधिक होती है तब यह मैट्रिक्स प्रतिलोम विधि काफ़ी उपयुक्त होती है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्रैमर रूल के माध्यम से समीकरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। वह भी बहुत आसान विधि है युगपत समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।